हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 विद्युत धारा के बारे में। आज बच्चों हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रतिरोधों का संयोजन। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने सारी चीज प्रतिरोध, वैद्युत विभवांतर, विभव, ओम का नियम, वैद्युत धारा, आवे सारी चीजें पढ़ लिया है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि 4 नंबर में जैसे जो बड़े क्वेश्चन आपके आते हैं फिजिक्स में, उनमें से एक इनमें का इसका डिराइवेशन भी आता है, प्रतिरोध के समांतर और श्रेणी क्रम में संयोजन का। दोनों में से कोई एक पूछा जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आज की क्लास को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये चीजें आपको समझ में आएगी, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते हैं, तो फिर आपको इसमें समस्या हो जाएगी। समझ रहे हैं? अगर आप इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से तो फिर करना आपके लिए नॉर्मली बहुत इजी हो जाएगा। मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा, छोटी छोटी तरीके से। और अगर नहीं समझते तो फिर आप रटते रह जाएंगे और भूलते रह जाएंगे, रटते रह जाएंगे, भूलते रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। हमें 2 में पढ़ना है। पहले हम लोग पहला श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में संयोजन। इसमें प्रश्न भी आते हैं बच्चों। तो पहला प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। हम प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं किस क्रम में? तो सर जी श्रेणी क्रम में। अच्छा, अब सबसे पहले ये क्या होता है सर जी श्रेणी क्रम में? श्रेणी क्रम में से क्या मतलब है? तो देखिएगा, सबसे पहले हमको तो ये पता है कि हमारा प्रतिरोध का सिंबल कैसा होता है। सर जी ऐसे, मैंने उस दिन आपको परिपथ में बताया था ना प्रतिरोध कैसे बनते हैं। तो इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? आर, यानी कि प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है सर जी? ओम। ठीक है, ओम को ऐसे हम लिखते हैं। तो श्रेणी क्रम से क्या मतलब होता है कि जैसे श्रेणी में हम, जैसे मान लीजिए यहां पर हम हैं, जैसे हम लोग अभी मैथ में आप श्रेणी, समांतर श्रेणी पढ़े हैं, एक निश्चित संख्या के बाद उसमें तो आती थी। जैसे श्रेणी हम लोग बनाते हैं, जैसे मानव श्रृंखला हम लोग बनाते थे, जैसे यहाँ पे हम हैं, फिर हमारा हाथ पकड़ के दूसरा व्यक्ति हो गया, फिर हमारा हाथ पकड़ के तीसरा व्यक्ति हो गया। और गोलाई हम लोग बनाते ना, बचपन में हम लोग खेलते थे, कुछ भी हम लोग खेलते थे तो कैसे खेलते थे समझिएगा चीजों को ध्यान से, फिगर बना के समझा रहा हूं कि यहाँ पर एक लड़का मान लीजिए खड़ा है। ठीक है, यहां पर एक लड़का खड़ा है। ठीक, यहां पर एक लड़का खड़ा है, फिर उससे दूसरा लड़का ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है, उसने दूसरे लड़के ने यहां से हाथ पकड़ के फिर ऐसे, फिर दूसरे लड़के का हाथ तीसरा लड़का पकड़ा हुआ है, फिर इसमें भी दूसरा लड़का खड़ा है। ठीक है, तो ऐसा होता था ना कि एक दूसरे का हम लोग हाथ पकड़े रहते थे। तो ऐसे हम लोग चाहे जितने लोग चाहे उतने जोड़ सकते हैं, लेकिन एक से तो अधिक होने चाहिए ना। अगर हमें इस प्रकार हाथ पकड़ना है तो हम अपना ही ऐसे नहीं पकड़ सकते ना, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। और अधिकतम कितने भी होने चाहिए, जितने लोग आते जाएंगे एक दूसरे का हाथ पकड़ते जाएंगे। तो इस प्रकार जुड़ना बच्चों, इसको हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। अब जैसे समझिएगा, हम यहां पर एक प्रतिरोध लिए हुए हैं। ये प्रतिरोध एक हमारा यहां पे कौन सा है? R1। ये एक प्रतिरोध है जिसका R1 मान है, और इसके हाथ यहां से पकड़ाया हमने और यहां से हमने दूसरा प्रतिरोध जोड़ दिया R2। फिर यही इसी में हमने यहां से हाथ पकड़ा के तीसरा प्रतिरोध जोड़ दिया R3। समझ में आ रहा है चीजों को? तो जिस प्रकार हम लोग ये हाथ पकड़ा पकड़ी खेलते थे बचपन में, तो इसी प्रकार हम लोग जोड़ते जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम। अगर इस प्रकार से हम, एक प्रतिरोध था अलग, एक प्रतिरोध था अलग, जैसे एक बच्चा अलग था, दूसरा बच्चा अलग था, तीसरा बच्चा अलग था, तो ठीक इसी प्रकार से एक प्रतिरोध अलग था, दूसरा प्रतिरोध अलग था और तीसरा प्रतिरोध अलग था। हम लोगों ने क्या किया कि जिस प्रकार हम हाथ पकड़ लेते थे वैसे इनको हाथ पकड़ा देते हैं सिंपली। तो ये कौन सा क्रम हो जाता है? ये श्रेणी क्रम हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसको कहते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ना। तो हमें यहाँ पे श्रेणी क्रम में संयोजन, तो हम लोगों ने श्रेणी क्रम में तो जोड़ दिया, हम लोगों ने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो अब श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद से एक नया प्रतिरोध बन गया। अब ये एक मान लीजिए इतना लंबा तार हो गया, इसका प्रतिरोध पहले इतना छोटा तार था, इसका प्रतिरोध कुछ अलग था, इतना था, इसका प्रतिरोध अलग था, इसका अलग था।
तीनों जुड़ गए तो तीनों मिल गए अगर एक साथ, तो तीनों का तो बल हो गया। जैसे हम लोग कहते हैं ना एकता में ताकत है, जैसे समझिएगा इसको हम मार्कर को तोड़ रहे थे, नहीं टूट रहा था, कुछ बल लग रहा था, कुछ बल लगने के बाद से ये टूट जा रहा था। फिर हमने दूसरा मार्कर लिया, इसको भी कुछ बल लगने पे ये टूट जा रहा था, इसको भी लिया। अब तीनों को अगर एक साथ जोड़ दे तो फिर उतना ही बल हमें लगाना पड़ेगा ना, अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो इसमें भी प्रतिरोध इसका कुछ अधिक हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, कैसे होगा, ये चीजें हम लोग को नहीं मालूम। तो यही प्रतिरोध हम लोगों को निकालना है। तो इस संयोजन को देखिए हम कैसे निकालते हैं। अब चीजें समझा रहा हूं, पहले तो आपको समझा दिया क्या होता था बहुत आसान शब्दों में। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको इन तीनों प्रतिरोध को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। अब मान लीजिए हम किसी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो कुछ हमारा उद्देश्य होगा, उसमें से धारा बहानी कुछ कर रहा है, तो उसमें धारा तो बहेगी तार है। तो हम इसको क्या करेंगे कि एक V वोल्ट वाली बैटरी से जोड़ देंगे। इसको हम क्या करते हैं, V वोल्ट वाली बैटरी से जोड़ देते हैं, जिसका विभव क्या है, V है। अब ये छोटा प्लेट किसको दर्शाता है, माइनस को, और बड़ा प्लेट किसको दर्शाता है, प्लस को। अब जैसे ही हमने इसमें जोड़ा, इसमें कुछ धारा बहने लगेगी। जी सर बिल्कुल, मान लीजिए धारा I बहने लगी। मान लीजिए वैद्युत धारा I, कैपिटल से लिख देता हूं, आप लोग में कैपिटल से प्रदर्शित किया ना। मान लीजिए इसमें वैद्युत धारा I बहने लगी। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, यहां से धारा चली, यहां से धारा चली, यहां पे गई, इसमें से होती हुई यहां पे आई, 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 फिर यहां पे आ गई। यानी कि जब ये धारा चल रही है, ये R1 में भी वही धारा आई ही है, और R2 में भी यही धारा आई ही है, R3 में भी वही धारा है आई ही है। धारा तो कहीं और नहीं अलग हो जा रही है। अगर ऐसा रहता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ से आई हमारा जा रहा है और ये दो भागों में बटा रहता, तब यहाँ पे अलग मान लीजिए कुछ चला जाता I1, तो यहाँ पे क्या चला जाता सर, I माइनस I1, दो भागों में बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे तो एक ही भाग है, रास्ता जब एक ही है तो वो जाएगा कहाँ, इसी रास्ते से हो से जाएगा। यानी कि तीनों प्रतिरोध में क्या है, धारा समान होगी। तो यहाँ पे देखिए, इसको इसमें मत लिखिएगा, यहाँ पे अलग से एक नोट पॉइंट बना लीजिए और वहां पे लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट पॉइंट बना के यहाँ पे लिख दीजिएगा, नोट डाल लीजिए और नोट पॉइंट बना के लिख लीजिए जो बोल रहा हूं मैं। अर्थात यहां से हम क्या समझे कि श्रेणी क्रम में जुटे हुए, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों में धारा I समान होता है। होता है या होती है? धारा क्या होती है, धारा दोनों में समान होती है। इसमें भी धारा आई ही रहेगी, इसमें भी आई रहेगी, इसमें भी आई ही रहेगी। ठीक है सर, यहां तक चीजें हम लोगों ने समझ में आ गए। ठीक है भाई, अब एक बात बताइएगा, हम मान लेते हैं कि इन तीनों को, अब हमको निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है कि इन तीनों को जोड़ने के बाद से जो नया तार बन गया उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो हमने माना कि इन तीनों को जोड़ने के बाद से जो नया प्रतिरोध बना वो क्या बना, आप लिखिएगा मत, बस आपको लिख के मैं समझा रहा हूं, आप फिगर बस यही बनाइएगा, जो ब्लू से बना है उसको मत बनाइएगा। इसका नया प्रतिरोध R है, तो यहां पे लिखेंगे माना R1 तथा R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध R है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये मान लीजिए पहले 3 कूलाम का था, पहले मान लीजिए हम एक प्रतिरोध जो लिए हुए थे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारा एक प्रतिरोध था जिसको हमने R1 नाम दिया है, मान लीजिए 3 कूलाम का, 3 ओम का था, 3 ओम का था, और बैटरी से जुड़ा हुआ था 6 वोल्ट की बैटरी से। तब इसके किनारे विभव क्या हो, अगर आपसे कोई, सॉरी मान लीजिए इसमें धारा I जा रही होती, तो इसके किनारे आपसे कोई पूछे I = 2 था, इसके किनारे आपसे पूछे कि विभव क्या होगा, तो V = क्या होगा, 3 × 2 = 6। इसका विभव मान लीजिए अपना कुछ अलग होगा, इसका विभव कुछ अलग होगा, इसका विभव कुछ अलग होगा। तो ये लिख लीजिएगा कि श्रेणी क्रम में जुटे हुए प्रतिरोधों के, नोट में लिख लीजिए, श्रेणी क्रम में जुटे हुए प्रतिरोधों के
बिंदुओं के बीच विभव अलग अलग होता है। तो माना हमने कि इसका विभव V1 है और इसका विभव V2 है और इसका विभव V3 है, लेकिन इसका विभव V है। माना जो तुल्य प्रतिरोध R था उसके दोनों तरफ का दोनों बिंदु उसके दोनों बिंदुओं के बीच क्या विभव V है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, अब ये जो V होगा ये किसके बराबर होगा बताइए भाई। ये V जो होगा हमारा तुल्य प्रतिरोध R है तथा विभव भी है। यहां पे लिख दिए विभव, नहीं यहां पे मत लिखिए R, यहां पे R बस जोड़े है ना, तथा उनका तुल्य तथा V1 V2 V3 का तुल्य विभव V है तथा V1, पहले आपने ये भी तो नहीं लिखा ना, R1 के दोनों तरफ क्या है विभव V है, लिखेंगे R1 के दोनों तरफ विभव V1 है, यहां पे आप बस दर्शा दीजिए। तो यहां से हम V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, V इक्वल टू लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। जो V होगा इन तीनों के योग के ही तो बराबर होगा। जो V होगा वो क्या होगा, इन तीनों के योग के ही तो बराबर होगा। जी सर, इन तीनों के योग के ही बराबर होगा। अब V इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था ओम के नियम में, अगर आप लोग को याद होगा तो हमने पढ़ा था V इक्वल टू IR, पढ़ा था V इक्वल टू IR। जी सर बिल्कुल पढ़ा था। तो ये इसका विभव है, तो यहाँ पे धारा तो इसमें भी I ही जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर I R। V1 क्या हो जाएगा सर, R1 में तो धारा I ही जा रही है, तो I सॉरी कैपिटल I लिखिए, इसमें भी तो धारा I ही जा रही है तो I, लेकिन प्रतिरोध कौन सा है R1 है, प्लस I V2 में कौन सा है R2 प्रतिरोध है, प्लस I R3 हो गया, प्लस I R3। बहुत सिंपल कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब इसमें से I कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे तो I R का I R ही रहेगा, यहां पे होगा सर जी I R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कट जाएगा, R इक्वल टू क्या आ गया सर, R इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध मुझे लिखना चाहिए था, यहां पे लिख लीजिएगा संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। यहां पे तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, जो अभी हमने ज्ञात करके आपको दिखाया है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, हेडिंग ये होना चाहिए। तो यहां पे देखिए हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, क्या है सर, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर तीन प्रतिरोध हम जोड़ते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको पेपर में आएगा तो इसी प्रकार से करना है। आपसे पेपर में क्या पूछेगा कि अगर तीन प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुटे हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आप R1 R2 R3 को इस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर उसको बनाएंगे, उनको किसी विभव V से जोड़ दीजिए, तो टोटल विभव यहाँ पे आप V क्या हो जाएगा, इनके किनारे का विभव, R1 के किनारों का विभव, R2 पर विभव और R3 के बीच का विभव, तो V1 V2 प्लस V3। अब हमें ओम के नियम से पता है कि V इक्वल टू क्या होता है IR, तो यहाँ से हमने V की वैल्यू रख दी, V इक्वल टू IR। V1 की वैल्यू, तो सर V1 में I धारा जा रही थी तो I R1, फिर अब R2 में जा रही थी I R2, V3 में जा रहा था I R3। I कॉमन ले लिया, I से I कट गया, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया श्रेणी क्रम। अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को समस्याएं हुई होगी, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब जो दूसरा है वो हमें पढ़ना है समांतर क्रम में, यानी कि बच्चों हम लोग प्रतिरोध को तो जोड़ेंगे लेकिन जो प्रतिरोधों का संयोजन होगा वो अब समांतर क्रम में होगा। अब ये बहुत फिर बच्चे समस्याएं फंस गए, अब सर समांतर क्रम में होगा, जी बिल्कुल अब समांतर क्रम में होगा। तो सर ये समांतर क्रम क्या होता है, अब ये बता दीजिए। सबसे पहले श्रेणी क्रम तो हम समझ गए, अब समांतर क्रम समझा दीजिए कि समांतर क्रम कैसे होता है। चलिए
देखिए समांतर क्रम में आपको बस पहले लिख दूं ना कि समांतर क्रम में संयोजित में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। भाई चलिए मार्कर भी खत्म हो गया, ऐसा इसका आप काम भी नहीं है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे तो समांतर क्रम में संयोजन, पहले तो हम इसे सुन रहा होगा समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है सर, समझ में आ रहा है समांतर क्रम में संयोजन। अब इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल दिखाना होगा, हम लोग कहां पे चीजें समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है सर, नहीं याद आ रहा है। देखिए मैं आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे आप देखिए बचपन में हम क्या करते थे, याद अगर आप लोग किए होंगे तब, ये घटना सबने नहीं किया होगा लेकिन जरूर कोई बच्चों ने किया होगा। हम 2 कील ऐसे गाड़ देते थे या 2 लकड़ी गाड़ देते थे, कभी देखा है आपने? और फिर इन्हीं 2 लकड़ियों के बीच कोई धागा लेकर ऐसे लपेटते जाते थे, ऐसे 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 ऐसे। वो धागा को हम लोग लपेटे जा रहे हैं, 2 धागा बांध देते थे। क्या करते थे, ये ऐसे रखते थे, लपेटने वाला मत समझिए, सबसे अच्छा बांधने वाला ही समझिए कि हमने 2 ऐसे लकड़ी खड़ी कर दी, धागा यहाँ से बांधना चालू किया, यहाँ पे बांधा एक धागा, यहाँ से बांधा दूसरा धागा, यहाँ से बांधा तीसरा धागा, यहाँ से बांधा चौथा धागा, यहाँ से बांधा 5वां धागा। कुछ ऐसा देखा था? जी सर बिल्कुल देखा था। तो ठीक इसी प्रकार अगर प्रतिरोधों को बच्चों हम ऐसे नहीं जोड़ना है, अब आप ऐसे मत समझ जाइएगा। इसी प्रकार अगर हम प्रतिरोधों को 2 बिंदुओं के बीच जोड़ देते हैं, चाहे कितने भी प्रतिरोध हो, बस 2 बिंदु ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक बिंदु ले लिया ए और यहां पर एक बिंदु ले लिया बी। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच अगर हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं, चाहे कितने भी प्रतिरोधों को जोड़े, तो वो सारे प्रतिरोध श्रेणी समांतर क्रम में जुटेंगे। 2 बिंदुओं के बीच जुड़ेंगे प्रतिरोध, किसमें जुड़ेंगे? समांतर क्रम में। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पीछे भी तो 2 बिंदुओं के बीच था, 1 2, जो हम लोग श्रेणी जोड़ रहे थे, ये भी तो 2 बिंदुओं के बीच था, 2 बिंदुओं के बीच सारे प्रतिरोध जुड़े हुए थे। तो यहां पर कहने का मतलब है कि एक प्रतिरोध 2 बिंदुओं के बीच जुड़ा होना चाहिए। यानी कि जो R1 था, कि R1 देखिए कहां पे जुटा है, R1 A और B के बीच जुटा हुआ है। R1 A और B, मान लीजिए ये था, ये B था, तो R1 A और B के बीच में तो है, लेकिन क्या डायरेक्ट A और B से जुड़ा हुआ है? तो नहीं सर, A और B से डायरेक्ट तो नहीं जुड़ा हुआ है। क्या R2 डायरेक्ट A और डायरेक्ट B से जुड़ा हुआ है? नहीं सर, नहीं जुड़ा हुआ है। क्या R3 जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब कोई प्रतिरोध डायरेक्ट 2 बिंदुओं के बीच से जुड़े होंगे सारे प्रतिरोध, तो वो स्थिति क्या होगी? वो स्थिति होगी समांतर क्रम की स्थिति होगी। जैसा कि देखिए यहां पे होने वाला है, ये 2 बिंदु था, हमने भी यहां पे एक प्रतिरोध जोड़ दिया R1। ध्यान दीजिए, हमने इनके बीच एक प्रतिरोध जोड़ा, बीच में सबसे पहले जोड़ लेते हैं, और फिर हम जिद्दी थे, हमने यहां से ऐसे ऊपर ले गए, फिर ऐसे ले आए, फिर जोड़ दिए एक, फिर ऐसी प्रकार नीचे भी ले गए। लो भाई, और भी आप चाहे तो जोड़ सकते हैं। आप बताइए इसमें क्या तीनों प्रतिरोध डायरेक्ट 2 बिंदुओं के बीच नहीं जुड़े हुए हैं? जी सर बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि ये प्रतिरोध हमारा R1 है और ये प्रतिरोध हमारा R2 है, तो ये प्रतिरोध हमारा R3 है। अब इसको हम एक बैटरी के विभव V से जोड़ देते हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा अच्छी तरीके से, तो बाद में आपका समस्याएं होंगी, माइनस प्लस। अब देखिए यहां पर देखिए, क्या R1 भी 2 बिंदुओं के बीच नहीं जुड़ा? हमने तार को टेढ़ा कर दिया, लेकिन हमने कसम खाई थी कि भाई या हमने R1 को बोला कि भाई तुम मत जुड़ो ऐसे, तो बोला नहीं 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 नहीं, हमारी तार टेढ़ा हो जाए लेकिन हम जुड़ेंगे 2 बिंदुओं के बीच ही, हम समांतर क्रम में जुड़ेंगे। तो तीनों 2 ही बिंदुओं के बीच जुड़े।
तीनों बहुत जिद्दी थे, तीनों क्या जुड़े, दो ही बिंदुओं के बीच जुड़े। तो जब तीनों प्रतिरोध दो बिंदुओं के बीच जुड़ेंगे तो ऐसे, अब जुड़ तो रहे दो बिंदुओं के बीच, वहां पे दो बिंदुओं के बीच नहीं जुड़ रहे थे, लगातार हाथ पकड़ के जुड़ते जा रहे थे। तो अब ऐसी संरचना में ऐसे जब जुड़ता है तो उसको हम समांतर क्रम में संयोजन कहते हैं, क्योंकि देखिए तीनों प्रतिरोध हम देख रहे होंगे कि एक दूसरे के समांतर है। अगर आप लोगों को समांतर की परिभाषा पता होगी तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि तीनों प्रतिरोध क्या है, एक दूसरे के समांतर है। अब हमें एक चीज पता होना चाहिए कि इन दोनों को अगर विभव भी दिया गया है तो इन दोनों के बीच विभव क्या होगा, इन दोनों के बीच विभव क्या होगा सर, इन दोनों के बीच विभव भी ही होगा। R1 में भी होगा, R2 के बीच भी होगा, R3 के बीच भी होगा। क्यों सर, क्योंकि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव क्या होता है, सेम होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव क्या होता है, सेम होता है। ये चीजें हम लोग पढ़े ना, विभवांतर भी आप देखेंगे तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है सर, अब यहां से आप धारा लेके जाइए। अब आपका मन किया खुरापात करने का, आप यहां से जब धारा देते हैं, आप धारा मान लीजिए यहां से आई दिए ना, तो यहां पे धारा जाने के बाद से धारा कहता है अब किधर जाऊं, ये तो तीन तारे मिलती हैं तो धारा तीनों तारों में चला जाता है। इसमें धारा चल जाता है I1, इसमें चला जाता है I2 और इसमें चला जाता है I3, और फिर यहां पे भी आता है तो वही रहता है I1 I2 और यहां पे आ जाता है I3, और फिर जब तीनों मिलते हैं तो मिलकर निकल जाते हैं I, तीनों फिर यहां से मिलकर निकल जाते हैं I यहां से जाता है I निकल जाता है। बैटरी का एक गुण होता है जितनी धारा जाएगी उतनी धारा आएगी, तो तीनों वहां से निकल जाते हैं। तो क्योंकि यहां पे तीन रास्ते मिल जाते हैं तो धारा तीन भागों में विभाजित हो जाती है। अच्छा सर ऐसा भी है क्या, फिर से वही कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा माना R1 R2 तथा R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है, माना R1 R2 तथा R3 का तुल्य प्रतिरोध R है। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जो तुल्य प्रतिरोध बनेगा, जैसे मान लीजिए कि इन तीनों को मिलकर अगर एक वायर हम बना दें जिसका तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है, तो यहां से धारा I जा रही है तो इसमें भी धारा क्या जाएगी, I ही जाएगी। अब इसमें तो धारा जो I जा रही थी मेन धारा ही जाएगी, बिल्कुल सर वहां पे मेन धारा ही जाएगी। यहां पे अब देखिए चीजों को समझिए, तो अगर I किसके बराबर हो जाएगी, यहां से देखें तो यही I तीन भागों में बटी हुई है, जी सर यही I बटी हुई है, तो इसका मतलब I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहां से आप नोट बना के एक चीज लिख सकते हैं कि अगर कोई आवेश समांतर क्रम में जुटे हुए, जो नोट यहां पे हम बनाए थे उसमें लिख लीजिएगा कि यदि कोई आवेश समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो प्रत्येक, अगर यदि कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो प्रत्येक प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न धारा जा रही है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चौथा भी अगर हम जोड़ दे तो उसमें भी धारा I4 जाएगी, अलग ही जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा अलग अलग जाएगी, और ये धारा I किसके बराबर, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। अब मैंने फिर बोला, बच्चा ओम का नियम याद है, सब मेरी तरफ देखने लगे, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम, बिल्कुल सर ओम का नियम याद है, V इक्वल टू आई आर। अब पहले एक बार देखिए ओम का नियम क्या था हमारा, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी, I इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आ रही है ओम के नियम से ये चीजें। अब यहां पे देखिए R1 के बीच भी विभव क्या होगा, V ही होगा, इसके बीच भी विभव क्या होगा, V होगा, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच विभव V होता है, तो ये आपको बार बार बताने की जरूरत मुझे लग रहा है नहीं है। दो बिंदुओं के बीच विभव क्या होता है, V होता है। अगर आपको विभवांतर और विभव की परिभाषा याद होगी तो आप दोनों से संतुष्ट होंगे। याद रख लीजिए, नहीं पता है तो याद रख लीजिए, कभी भी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभव होता है वो बराबर होता है, सेम होता है। तो इन दोनों के बिंदुओं के बीच कितना विभव V है, तो इनके बीच में विभव कितना होगा, V होगा, इनके बीच में विभव कितना होगा, V होगा, क्योंकि ये भी तो AB के बीच ही जुड़े हुए हैं, सारे तो AB के बीच ही जुड़े हुए हैं, तो विभव क्या होगा, V होगा। अच्छा सर ऐसी बात है, तो मैंने बोला बिल्कुल ऐसी बात है। तो अब यहां से मैंने बोला कि I की जगह पे, क्योंकि हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो V बाई आर रख दो। तो I की जगह पर यहां पे बच्चे ने क्या किया, V बाई आर रख दिया। अब I1 की जगह पे क्या हो जाएगा सर, I1 की जगह पे V, तो I1 में भी V ही है, लेकिन R क्या है, R1 है, प्लस सर V इसमें भी I2 में भी जब धारा जा रही है तो प्रतिरोध तो विभव तो इसका भी V ही है, लेकिन प्रतिरोध R2 है, प्लस V अपॉन में R3। अब मैंने बोला कॉमन लेने जानते हो, बच्चे ने बोला हाँ, तो मैंने बोला तब तो तुम 4 नंबर पा गए। अब इसमें से बच्चों Y V R1 R2 में से V कॉमन ले लो, तो V बाई
आर इज इक्वल टू में अगर हम वी कॉमन ले लें, क्योंकि सेम है ना, इसमें भी वी है, इसमें वी है, इसमें वी है, वी कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा सर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस v से इस v को काट देंगे तो क्या आ जाएगा सर जी 1/r इज इक्वल टू में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हो जाएगा बच्चों हमारा तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो तुल्य प्रतिरोध ये होगा जो आपको दिखाई दे रहा है। बहुत आसान शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया और मुझे नहीं लग रहा है कि किसी बच्चों को समांतर और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़कर उसके फॉर्मूले को डिराइव करने में परेशानी होगी। जब समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ेंगे तो उनमें धारा आई रहेगी और जब श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो उनमें धारा अलग अलग रहेगी। समांतर क्रम में धारा समान रहती है लेकिन विभव भिन्न रहता है। लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो कोई पॉइंट बना के कि अगर हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारा समान रहती है लेकिन विभव भिन्न रहता है, और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभव समान रहता है लेकिन धारा भिन्न रहता है, और श्रेणी क्रम में धारा समान विभव भिन्न और समांतर क्रम में विभव समान धारा भिन्न। जो भिन्न होता है उसको जोड़ देना है, उसमें विभव जोड़ते थे इसमें धारा जोड़ेंगे। ठीक है सर, तो यह था आपका तुल्य प्रतिरोध। ये आपका 4 नंबर में आने वाला प्रश्न है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये तो आता है, ये क्वेश्चन भी आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे संबंधित सिर्फ इसी से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए उसमें आपको पहचानने में ही सबसे पहले दिक्कत होगा कौन सा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, कौन सा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अगर आप पहचान लेते हैं तो चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। तो बहुत सारे प्रश्न हम करने वाले हैं फिगर वाले। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है किसी बच्चों को कोई समस्या होगी। तो ये बच्चों हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब हम इसमें चाहे कितने प्रतिरोध जोड़े, एक चौथा प्रतिरोध R4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 1/r4 आ जाएगा। एक जो पांचवा प्रतिरोध फिर AB के बीच R5 जोड़ देंगे तो इसके बीच 1/1 प्लस होते जाएगा 1/r5। ठीक उसी प्रकार उसमें तीसरे की जगह चौथा जोड़ देते श्रेणी क्रम में तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6, जितने प्रतिरोध जोड़ते जाएंगे उतने प्रतिरोध उसमें जोड़ते जाएंगे। चलिए, तो ये था बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन इससे पहले अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो नए हैं हमारे चैनल पर, इससे पहले आपने क्लासेस नहीं की थी, तो मैं बता देना चाहूँगा बच्चों हमारे इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा। फिर डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा, उससे भी जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।